नमस्कार अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को करने वाले हैं और इसी के साथ हम लास्ट में कुछ एमसीक्यूज पॉलिटी से रिलेटेड भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हॉटेस्ट प्लेनेट। तो पूछा गया है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यदि हम सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करें, सबसे गर्म ग्रह की बात करें, तो आपको याद रखना है कि यह है आपका वीनस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वीनस यानी शुक्र ग्रह। इसी के साथ आपको वीनस के बारे में याद रखना है कि इस ग्रह को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है और साथ में आपको इसके बारे में याद रखना है कि इसे हम इवनिंग या फिर मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यदि हम मर्क्यूरी की बात करें तो आपको याद रखना है कि सन से सबसे नजदीक जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वो है आपका मर्क्यूरी। ठीक है, यदि पूछा जाए कि वो कौन सा प्लेनेट है जो कि सन से सबसे ज्यादा क्लोज है, तो वो है आपका मर्क्यूरी। इसी के साथ जो मार्स है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसे हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि लाल ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि लाल ग्रह हम किसको कहते हैं, लाल ग्रह हम मार्स को कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साथ साथ में आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा और वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। तो पूछा गया है कि सन के बाद अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है, कौन सा तारा है। तो यदि हम बात करें कि अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये है आपका सन यानी सूर्य। ठीक है, और यदि हम सेकंड क्लोजेस्ट की बात करें कि सन के बाद अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो आपको याद रखना है कि ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपको याद रखना है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सिर्फ एक स्टार है और वो है सन। और इसके अलावा हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट है। ठीक है, और यदि हम पूछे कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो हमारी गैलेक्सी है इसके सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी कौन सी है। तो यदि हम बात करें कि हमारी गैलेक्सी यानी जो मिल्की वे है इसके नजदीक कौन सी सबसे नजदीक गैलेक्सी है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बृहस्पति यानी जुपिटर का सैटेलाइट है। तो यदि हम दिए गए ऑप्शंस में से बात करें कि जुपिटर का सैटेलाइट कौन सा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गैनीमेड। ठीक है, जो आपका गैनीमेड है यह आपका जुपिटर का सैटेलाइट है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो फोबोस और डीमोस है ये आपके मार्स ग्रह के सैटेलाइट हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम टाइटन की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो टाइटन है ये आपका सैटर्न यानी शनि ग्रह का सैटेलाइट है। तो आपको याद रखना है कि टाइटन किसका सैटेलाइट है, ये आपका सैटर्न का सैटेलाइट है। और जो फोबोस और डिमोस है किसके सैटेलाइट है, आपके मार्स ग्रह के सैटेलाइट है। और जो आपका गैनीमेड है आपका बृहस्पति ग्रह का सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो पूछा गया है कि अर्थ का सबसे जो निचला बिंदु है वो कहाँ पर है। तो यदि हम दिए गए ऑप्शंस में से बात करें कि अर्थ का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि ये डेड सी पे है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ी और सबसे जो डीप है, सबसे जो गहरी फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है। तो यदि हम वॉल्यूम के बेस पर बात करें तो जो फ्रेश वाटर लेक सबसे गहराई में है और सबसे बड़ी है वो है आपकी लेक बैकाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेक बैकाल। और आपको याद रखना है कि जो लेक बैकाल है ये कहाँ पर है, ये आपके रशिया में स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो लेक बैकाल है वो आपके कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि ये आपके रशिया में है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो लेक सुपीरियर है ये आपके नॉर्थ अमेरिका में है। और जो वीडा लेक है ये आपके अंटार्कटिका में है। और जो लोकतक लेक है आपको याद रखना है कि ये मणिपुर इंडिया में है।
अगला क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो पूछा गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यदि हम बात करें ओशंस की तो आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा ओशन है उसका नाम क्या है। उसका नाम है पैसिफिक ओशन। और यदि हम सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट है उसका नाम है अटलांटिक ओशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन। यदि हम थर्ड लार्जेस्ट की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो इंडियन ओशन है ये आपका थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ लार्जेस्ट है वो है आपका अंटार्कटिक यानी आपका सदर्न ओशन। और यदि हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आता है आपका आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो ओशन करंट है वो वार्म करंट है, गर्म करंट है। तो यदि हम दिए गए ऑप्शन में से बात करें तो यहाँ पर जो वार्म करंट है वो है आपका ऑप्शन डी गल्फ करंट, ठीक है। इसके अलावा जो कुरुशियो करंट है, लेब्राडोर करंट है और जो कैलिफोर्निया करंट है, आपको याद रखना है कि ये सभी आपके कोल्ड करंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वार्म करंट है वो कौन सा है, वो है आपका गल्फ करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट डे इन नदरन हेमिस्फीयर। तो पूछा गया है कि जो नदरन हेमिस्फीयर है यानी जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर सबसे लंबा दिन कब होता है। तो यदि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जून 21। इसी के साथ आपको बताना है कि सबसे छोटा दिन, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एटमॉस्फेयर लेयर द ओजोन लेयर प्रेजेंट। तो पूछा गया है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत पर मौजूद है। तो यदि हम ओजोन लेयर की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो ओजोन लेयर है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर। Next question is which atmosphere layer contains ions and helps in wireless communication। तो पूछा गया है कि वो कौन सी वायुमंडलीय परत है, वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें आयन होते हैं और ये वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है कि यदि हम बात करें आयंस की तो आपको याद रखना है कि ये किस लेयर में होते हैं, या आपके थर्मोस्फेयर में होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी थर्मोस्फेयर। Next question is in which layer of the atmosphere almost all the clouds are formed। तो पूछा गया है कि वो कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर है जहां पर लगभग सभी बादल बनते हैं। तो यदि हम बात करें क्लाउड की कि क्लाउड किस लेयर में बनते हैं और जो भी वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी लेयर में होती हैं, तो आपको याद रखना है कि ये सभी ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर। अभी हमने बात की थी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें आपकी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपकी ओजोन लेयर है ये कहाँ पर होती है, ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और थर्मोस्फेयर में अभी हमने आयंस की बात की थी जिसका इस्तेमाल हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और जो आपका ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर हमने बात की कि जो भी वेदर एक्टिविटीज हैं, जो भी आपके क्लाउड्स हैं, वो कहाँ पर बनते हैं, वो आपके ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर। Next question is it is the warm and dry wind blowing from north to east and east to west in the Sahara Desert। तो आपको उस विंड का, उस गर्म और ड्राई विंड का नाम बताना है जो कि सहारा डेजर्ट में नॉर्थ टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट चलती है। तो यदि हम इस विंड की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इस विंड का नाम है हर्मेटन, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो हर्मेटन विंड है ये एक वार्म और ड्राई विंड है जो कि आपके सहारा डेजर्ट में चलती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हर्मेटन। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो लू है ये आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलती है और ये भी एक तरह की वार्म विंड होती है, ठीक है। और जो सिमून है आपको याद रखना है कि आपके अरेबियन डेजर्ट, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और सहारा के कुछ पार्ट्स में ये ब्लो होती है। इसके अलावा यदि हम सिरोको की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये भी एक तरह की वार्म विंड है जो कि आपके सहारा डेजर्ट में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर हाई क्लाउड्स जनरली फाउंड एट द हाइट ग्रेटर देन 6000 मीटर्स। तो पूछा गया है कि वो हाई क्लाउड जो कि आमतौर पर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बनते हैं उनका नाम क्या है।
तो आपको याद रखना है कि ये जो हाई क्लाउड्स होते हैं इनको हम सीरस क्लाउड कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सीरस क्लाउड। Next question is what is the low pressure area with wind spiraling in what called? तो पूछा गया है कि वो लो प्रेशर का एरिया जहां पर जो हवा है वो अंदर की ओर घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इस चीज को हम साइक्लोन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, साइक्लोन। इसी के साथ आपको साइक्लोन के अन्य नाम भी याद होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि जो साइक्लोन है आपके चाइना सी में आता है तो तब हम इसे टाइफून कहते हैं, और यदि ये इंडियन सी में आए तो तब हम इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और यदि ये कैरेबियन सी में आए तो तब हम इसको हरिकेन कहते हैं, और यूएसए में इसको टॉर्नेडो कहा जाता है, और जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर इसे विली विली के नाम से जाना जाता है, और फिलीपींस में इसे बाल्बियो, और जापान में इसे टाइफू के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये सभी नाम साइक्लोन के याद रखने हैं कि कहाँ पर इसको, किस एरिया, किस रीजन में इसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज रेनफॉल है, जो औसत वर्षा है, वो कितनी होती है। तो यदि हम एचपी में एवरेज रेनफॉल की बात करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल है वो 1600 mm होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स इन। तो पूछा गया है कि जो संवहन वर्षा है वो कहाँ पर होती है। तो आपको याद रखना है कि जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है आपका इक्वेटोरियल रीजन में होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इक्वेटोरियल रीजन। Next question is Deccan of the Western Ghats in India is derived because of। तो पूछा गया है कि जो वेस्टर्न घाट्स का जो डेक्कन का एरिया है वो ड्राई है, वो शुष्क है। तो आपको इस चीज का कारण बताना है। तो ये आपका रेन शेडो इफेक्ट की वजह से ड्राई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रेन शेडो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पूछा गया है कि जो ग्रेनाइट है ये किस चीज का एग्जाम्पल है। तो यदि हम बात करें ग्रेनाइट की तो आपको याद रखना है कि ये इंट्रूसिव इग्निस रॉक का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यदि हम इंट्रूसिव इग्निस रॉक के अन्य एग्जाम्पल्स को देखें तो डिओराइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, ये सभी आपके इंट्रूसिव इग्निस रॉक के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यदि हम सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जो आपका सिल्ट स्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल है ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। यदि हम एक्सक्लूसिव इग्निस रॉक की बात करें तो इसमें आपका बेसाल्ट और एंडेसाइट आता है। और यदि हम मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स की बात करें तो नाइस, क्वार्टजाइट, मार्बल, सिस्ट, पाइलाइट, ये सभी आपके मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो पूछा गया है कि अर्थ का रेडियस कितना है। तो यदि हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस अराउंड 6400 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 6370 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आयरन इन अर्थ। तो आपको अर्थ में आयरन का अमाउंट बताना है, और ये आपको परसेंटेज में बताना है, टोटल मास, ठीक है। टोटल मास की परसेंटेज में आपको बताना है कि अर्थ में जो आयरन का अमाउंट है वो कितना है। तो जो आयरन का अमाउंट है अर्थ में वो आपका 34.6% है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 34.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड वर्टिकली अबव द फोकस कॉल्ड। तो पूछा गया है कि फोकस के ऊपर जमीन पर स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोकस क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, आपका सरफेस है जमीन का, और यहाँ पर आपका फोकस है, ठीक है। जो फोकस है ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका जो अर्थक्वेक है वो शुरू हुआ होता है, ठीक है। जो अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले आता है, वो कौन सा पॉइंट होता है, वो आपका फोकस पॉइंट होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर जो ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पर जो अर्थक्वेक की वेव है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोकस यहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो जो उसकी जो वाइब्रेशंस होगी ये हर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो यहाँ पर जो जाएगी सबसे पहले पहुंचेगी, इस पॉइंट को हम सरफेस पर क्या कहते हैं, इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एपिसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नैरो ओपनिंग ऑफ वोल्केनो कॉल्ड। तो पूछा गया है कि किसी भी ज्वालामुखी की जो छोटी सी पतली सी नैरो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इस ओपनिंग को हम वेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वेंट।
Next question is mushroom rocks, also called rock pedestals, are one of the most striking manifestation of the process of. तो पूछा गया है कि जो मशरूम रॉक्स है जिन्हें कि हम रॉक पेडेस्टल के नाम से भी जानते हैं, वो निम्नलिखित में से किस प्रोसेस की मैनिफेस्टेशन है, किस प्रोसेस की वो अभिव्यक्ति है। तो यदि हम बात करें मशरूम रॉक्स की, तो आपको याद रखना है कि ये कैसे बनती है, या आपके विंड इरोजन से बनती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, wind erosion. Next question is the valley lying between the lesser Himalayas and Shivalik are called. तो पूछा गया है कि जो लेसर हिमालय जो शिवालिक के बीच में जो वैली होती है, जो घाटियां होती है, उनको हम क्या कहते हैं। तो ये जो घाटियां होती हैं इनको हम डून्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है। तो यदि हम बात करें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं कि ये आपका मजौली आइलैंड, जो कि आपका असम में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मजौली आइलैंड। और आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है, ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गारो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो पूछा गया है कि जो गारो खासी रेंज है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यदि हम गारो खासी रेंज की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये आपके मेघालय में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय। तो पूछा गया है कि जो भारत और श्रीलंका है उनको अलग करने वाला क्या चीज है। ठीक है, तो यदि हम बात करें भारत और श्रीलंका की, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों को पाल्क स्टेट अलग करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पार्क स्टेट। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें, तो जो मैकमोहन लाइन है आपको याद रखना है कि ये इंडिया और चाइना की बाउंड्री है। ठीक है, और जो आपकी सुंडा स्टेट है आपको याद रखना है कि ये जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में है। ठीक है, और यदि हम गल्फ ऑफ खंबात की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये कहाँ पर है, ये आपके गुजरात में। ठीक है, जो वहाँ का जो कोस्टल एरिया है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यदि हम दिए गए ऑप्शंस में से बात करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजुंगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंचनजुंगा। और आपको याद रखना है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट है 8,586 मीटर। ठीक है, तो आपको इसकी हाइट भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड नट्स, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो पूछा गया है कि जो ग्राउंड नट है, कॉटन है, जूट है, ये किस चीज के उदाहरण हैं। तो ये सभी आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, खरीफ क्रॉप्स। यदि हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि इन्हें हम मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून के टाइम पे उगाई जाती है। ठीक है, इसमें आपके पास राइस, मेज, बाजरा, सोयाबीन, ये सभी चीजें आ जाती है। दूसरी ओर यदि हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये आपके विंटर के टाइम पे उगाई जाती है। ठीक है, और इसमें आपके पास व्हीट, बार्ले, लाइन सीड, ओट्स, मस्टर्ड, ये सभी चीजें आ जाती हैं। और यदि हम जायद क्रॉप्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो आपकी रबी फसल होती है और खरीफ फसल होती है, इन दोनों के बीच में जो टाइम बच जाता है उस टाइम के दौरान हम कौन सी फसलों को उगाते हैं, जायद क्रॉप्स को उगाते हैं। और इसमें आपके पास खीरा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन, ये सभी चीजें आपकी जायद क्रॉप्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन इंडिया इज। तो आपको बताना है कि भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है आपका गुजरात। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो पूछा गया है कि जो हीराकुंड डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो यदि हम हीराकुंड डैम की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसे महानदी पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ढोला सदिया ब्रिज कनेक्ट्स आसाम विद। तो आपको बताना है कि जो ढोला सदिया ब्रिज है वो आसाम को किससे जोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जो ढोला सदिया ब्रिज है ये आसाम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यदि हम भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है और इस पार्क को 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो पार्क है ये कहाँ पर है, यह आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है और इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो पार्क है ये आपका टाइगर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए अन्य नेशनल पार्क्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। ठीक है, और ये आपका वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बाद जो रणथंभौर नेशनल पार्क है आपको याद रखना है कि ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। इसके बाद जो आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है, ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं तो आपको याद रखना है कि भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो पूछा गया है कि भारत किस चीज का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। तो जो भारत है ये दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है माइका का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माइका। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, आपको बताना है कि जो मिनिमम एज है टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा वो कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो मिनिमम एज है आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। तो पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें क्या शामिल है। तो यदि हम बात करें सेवंथ शेड्यूल की तो आपको याद रखना है कि इसमें बात की गई है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की, जहां पर बात होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो यदि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो आपको याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है स्टेट्स यूटी उनके नाम्स की और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो है सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है कि इनकी बात की गई है दूसरे शेड्यूल में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की तो आपको याद रखना है कि इसकी बात की गई है फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, तो आपको सभी पता होना चाहिए कि कितने आपके शेड्यूल है और किस अनुसूची में किस चीज के बारे में कहा गया है। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल स्टेट। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक फेडरल स्टेट यानी एक संघीय राज्य के लिए एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, डिवीजन ऑफ पावर। Next question is which of the following constitutional amendment act reduced the voting age from 21 to 18 years। तो पूछा गया है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसकी वजह से जो वोटिंग एज है वो आपकी 21 से 18 वर्ष की गई है। ठीक है, तो ये आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 61st। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपको याद रखने हैं। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज है वो 21 साल से 18 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट। तो पूछा गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो यदि हम बात करें जुडिशियल रिव्यू के ओरिजिन की तो आपको याद रखना है कि ये आपका यूएसए से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यूएसए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पूछा गया है कि वो कौन सी अमेंडमेंट है, वो कौन सा संशोधन है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट। आपको याद रखना है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका 1976 का एक्ट है, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसी एक्ट की वजह से जो प्रियम्बल है इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे और ये 3 नए वर्ड थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है और इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी आपके इसी एक्ट की वजह से ऐड हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। तो आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो यदि हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर की तो आपको याद रखना है कि जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, इन्हें गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गवर्नर। Next question is how many Indian languages are there in 8th schedule of Indian Constitution। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है। तो यदि हम बात करें 8वीं अनुसूची की तो आपको याद रखना है कि इसमें लैंग्वेजेस की बात हुई है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस की बात की है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 22। आपको याद रखना है कि जो 8 शेड्यूल है इसमें टोटल 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इस एक्ट को यानी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इस एक्ट को 1972 में एनेक्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1972। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।